हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और अगेन जिस तरीके से हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस को पढ़ा, जिस तरीके से आयोनाइजेशन पोटेंशियल को पढ़ा, उसी तरीके से डिटेल में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ेंगे। और इतना पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएँ तो हम बड़े आसानी से उसको टैकल कर सकें। हम कुछ इस तरीके से इसकी स्टडी करते हैं, राइट। तो हमें पूरे डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है। एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? चाहत, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का चाहत। और यहाँ क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यानी कि इसी से डेफिनेशन डेराइव हो जाता है। ये वाला जो सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड नाम हमने बोला ना, नेम, उसमें इसी से डेफिनेशन डेराइव हो जाएगा। कैसे? हम बोलेंगे ड्यूरिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोल रहे हैं ना, सो ड्यूरिंग gaining of electron, change in enthalpy is called as what? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एटम इस तरीके से आपको दे दिया गया, जहाँ पे बीचों बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा। ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को आप, ये एटम जो है वो गेन करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है। तो जब भी कोई एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से तो वो बन जाएगा एनायॉन। आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, कभी भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो आइसोलेटेड गैसेस एटम में ही वैलिड होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करोगे +1 इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट X माइनस आइसोलेटेड गैसेस एटम। और साथ में यहाँ पे चूंकि अट्रैक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉन और इस X एटम के बीच में, मैंने बताया था जब कभी दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन होता है तो X पे यहाँ पे डेल्टा HEG, यानी कि EG टेंड्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंड डेल्टा H फॉर इंथैल्पी। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए X, यानी कि यहाँ से जब आपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हुई सिस्टम से, ठीक है। जब सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होती है तो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जब यहाँ पे रिलीज़ होती है तो दो कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बी पॉजिटिव, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा H जो है वो क्या है? नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है? इस तरीके से रिलीज हुई है। दूसरा अगर हम बात करें, देखो इसको समझाने के लिए मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा अभी फ़िलहाल, आप इसे देखिए कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि इंथैल्पी होगा वहाँ पे पॉजिटिव। ये चीज़ आपको मैं फील कराऊंगा, अभी टेंशन ना लें, इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस रखें, 100% समझ में आएगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमने मॉड ले लिया है और तब जाकर के डेल्टा HEG कहलाने लग जाता है ये, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट बहुत आसान है, आपको इस कहानी के मदद से, आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मदद से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये अगर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो हम यहाँ पे कहते हैं
कि मान लीजिए एक आइसोलेटेड गैसेस एटम X है, इससे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल लेते हैं, E(a)(1), इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, दैट इज पॉजिटिव। क्यों, ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है। देखिए, दो तरह का चीज़ होगा यहाँ पे। सिंपली हम क्या कहेंगे कि आपने X को एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 मतलब क्या समझ रहे हो कि आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का कोशिश किया। और चूंकि अभी ये आइसोलेटेड गैसेस एटम चूंकि पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ऐसा है, ये एटम है और ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी कि आराम से अट्रैक्शन कर लेगा, गेन कर लेगा, यानी कि अट्रैक्शन हुआ। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी अट्रैक्शन अगर होता है ना, जब भी कभी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी जो होता है ना, उसी को हम डेल्टा H के फॉर्म में दिखाते हैं। एनर्जी जो निकलता है इलेक्ट्रॉन गेन करने में, जो एनर्जी निकलती है उसको हम डेल्टा HEG कहते हैं, जो कि नेगेटिव हो रहा है। क्यों नेगेटिव हो रहा है भैया? नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोचो यहाँ पे कि ये जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है तो एनर्जी निकल रही है, तो यानी कि इस सिस्टम को लॉस हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, ठीक है, इसीलिए डेल्टा HEG नेगेटिव हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ? एफिनिटी मैंने देखो सबसे पहले पूछा इससे, एफिनिटी मतलब जस्ट चाहत, कि वो चाहता है या नहीं। तो इससे पूछा मैंने कि भाई तू बता, क्या तू इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? तो इसने कहा हाँ भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हूँ जैसे कहा, तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो गया, मतलब इसकी मर्जी है, ये चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब एक बार जब ये इलेक्ट्रॉन चाह लिया और गेन हो गया फाइनली, पहले चाहा था अब गेन हो चुका है, गेन होने के बाद यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यहाँ पे जैसे गेन किया तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो गई, तो इस एनर्जी के रिलीज होने को ही डेल्टा H क्या बोलेंगे? नेगेटिव, यानी कि इसका अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो भी ऑर्डर होगा उसका अपोजिट होगा। तो सोचो उससे मैंने पूछा था, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी रिलीज हुई, और ये नॉर्मली यहाँ देखा जाता है, ज़्यादातर केस में नॉर्मली ये क्या होते हैं, ये प्रोसेस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक उसको कहते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए, अभी आपको मज़ा आने वाला है, X पहुंच गया है कहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद X नेगेटिव पे पहुंच चुका है, और ये अभी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है। मैं कहता हूँ इससे कि भाई अब एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। मैं पूछता हूँ, देखो अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 पूछ रहा हूँ, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई तू ये बता, क्या तू इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? तो ये कहेगा नहीं सर। मैंने पूछा भाई तू क्यों नहीं करना चाहता इस बार? पहले बार तो बोला था यस सर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोला मेरे को, बोला सर मैं पहली बार में न्यूट्रल था, कोई चार्ज मेरे ऊपर नहीं था, लेकिन इस बार मेरे टकले पे नेगेटिव चार्ज है, आप यहाँ पे देखिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? तो बोला सर अगर मेरे टकले पे नेगेटिव चार्ज है और आप ऐड करने के लिए आओगे मेरे पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन के भी टकले पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, इसीलिए मेरी इच्छा तो नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा 2 वो हो जाएगा आपको नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसको इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हुआ। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं तो गेन करा के रहूँगा, अपने से गेन नहीं करेगा, इसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं तो गेन करा के रहूँगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहा हूँ। तो इसको मैंने अगर गेन करवाना है तो मुझे बाई फोर्स यहाँ से धक्का लगा करके इस इलेक्ट्रॉन को गेन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चाहता नहीं है कि मैं गेन करूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे कराना ही है गेनिंग। तो चाह तो नहीं रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव थी, बट मुझे एनर्जी देना पड़ा। जब एनर्जी मैं दे करके इसको धक्का मार के इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा ऐसे करके, और तब जा करके वहाँ पे ऐड हुआ, तो धक्का मारने का मतलब क्या है? आपने एनर्जी दिया, यानी कि डेल्टा H आपने क्या कर दिया इस बार? डेल्टा HEG जो हो जाएगा इस बार पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी दिया है, ऐड किया है,
तभी जाकर के वो एडिशन हो पाया इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑलवेज, ये नॉर्मली नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा कि ऑलवेज ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। जब आप सिस्टम में एनर्जी देते हैं तो ये प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। इसके बाद का हर प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि सर हर बार नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा तो नेक्स्ट चेंज होकर के यहाँ पे X2 नेगेटिव चार्ज आ गया और आइसोलेटेड गैसेस एटम अभी भी है। मैंने फिर क्या किया, फिर से मेरी इच्छा कर गई कि एक इलेक्ट्रॉन और गेन कराऊं, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 कह दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 कह दिया तो अब आप खुद सोचिए, मैंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या आप गेन करना चाहते हो। इससे मैंने पूछा क्या आप गेन करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन को। इसने कहा सर नहीं चाहता। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन को गेन कराना। तो ये बोला सर मेरे टकले पे नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है, इस बार तो और खतरनाक वाला नेगेटिव है, और इसके टकले पे भी जिसको आप ऐड कराने ला रहे हो उसके टकले पे भी नेगेटिव चार्ज है। सो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा सर, इसीलिए मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है गेन करने की, यानी कि एफिनिटी इसकी एकदम नेगेटिव है। मतलब ये नहीं चाहता कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं, यानी कि चाहत, एफिनिटी का मतलब चाहत, ये चाहता ही नहीं है कि मैं गेन करूं। लेकिन मुझे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, मुझे तो गेन कराना ही है भैया, तो मैं इसको धक्का दूंगा ऐसे करके, चल क्यों नहीं गेन करेगा भाई। तो इसको धक्का दे करके मैंने इस पे ऐड कराया है भाई। तो जब धक्का दिया इसका मतलब क्या है कि डेल्टा H ऐड किया मैंने, दिया एनर्जी, तो डेल्टा H पॉजिटिव कर दिया, मतलब एडिशन ऑफ एनर्जी किया है तो डेल्टा H पॉजिटिव। और ये अगेन मैं बोलूँगा कि ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको। अब आप ये समझिए बेटा हो क्या रहा है। यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तब डेल्टा H क्या है, नेगेटिव है। वही जो चीज़ लिखा था मैंने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब पॉजिटिव होता है तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, ठीक है। हमेशा अपोजिट साइन के साथ में ये लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस समय क्या है, नेगेटिव है, तो इस बार डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव, है ना। तो वही चीज़ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव होगा तो डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है एक्चुअली। यहाँ पे ये एनर्जी को बताता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो डेल्टा H जो होता है वो एनर्जी चेंज को बताता है, और ये जस्ट उसकी चाहत को बताता है कि वो चाह रहा है या नहीं। लेकिन ये दोनों सेम है। अगर कब सेम है, जब इन दोनों पे मॉड लगा दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे मॉड लगा दिया, यानी कि प्लस माइनस जो भी था वो खत्म हो गया, मॉड के मशीन से कोई भी पार होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव और डेल्टा H में भी मॉड लगा दिया। तो इस केस में जब दोनों पे हमने मॉड लगा दिया तो डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोनों ही इक्वल हैं। पहले NCERT में डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से आता था पूरी तरीके से, अब जो है वो नाम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी आने लग गया है। तो दोनों एनर्जी, एक तो ये एनर्जी का टर्म है और ये जस्ट हम चाहत, उसकी मर्जी देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो गेन करना चाहता है या नहीं। तो ये प्रोसेस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा ट्विस्ट है कि आपको पूछा जाता है कि बताइए प्रोसेस 1 और 2 को अगर मिला दें तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा। तो ओवरऑल प्रोसेस जो होता है वो होता है बेटा एंडोथर्मिक। ऐसा क्यों होता है मैं समझाता हूं आपको। ओवरऑल प्रोसेस 1 और 2 को मिला दें तो ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए जब ये एटम न्यूट्रल था, पहली बार में जब ये एटम न्यूट्रल था और इलेक्ट्रॉन गेन करना आया तो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हुआ था। क्यों? ये न्यूट्रल है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल है तो भैया आओ आराम से आओ, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं करेगा। ये हैवी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज तो है, बट ये इलेक्ट्रॉन को जस्ट बोला चलो आ जाओ सेल में अटैच कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन अगर उतना ज़्यादा नहीं होगा तो एनर्जी भी बहुत कम रिलीज होगी। तो यहाँ पे लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई थी, आपको मिली जो एनर्जी बहुत कम अमाउंट में मिल पाई। लेकिन दूसरे केस में भयंकर वाला रिपल्सन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज का इस नेगेटिव चार्ज से रिपल्सन हो गया भयंकर वाला, तो मुझे भयंकर वाला एनर्जी देना पड़ गया। तो ओवरऑल हमें एनर्जी देना पड़ गया सिस्टम में। जितनी एनर्जी फर्स्ट स्टेप में निकला नहीं था उससे कई ज़्यादा एनर्जी मुझे सेकंड स्टेप में देना पड़ गया। इसी के कारण हम कहते हैं कि ये ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है।
चलिए मैं एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से आपको रिलेट करके बताऊं तो ज़्यादा आप इसको क्लियरली समझ सकोगे। ये तो डेफिनेशन पार्ट था, मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मान लीजिए पहली बार यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं, जब ऑक्सीजन आइसोलेटेड गैसेस एटम में होता है पहली बार, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसे ध्यान में रखना है आपको। एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाया तो ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में लिख देता हूँ कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 कहेंगे, ठीक है। इसके दौरान यहाँ पे कुछ एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं डेल्टा एच ई जी की बात करूँगा। डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी रिलीज हुई है -140 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आप अपनी खुशी के लिए अगर लिखना चाहते हो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में तो बस साइन चेंज कर दो, क्योंकि इन दोनों में जस्ट फर्क जो है वो बस साइन का फर्क है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में बस साइन का फर्क है कि ये पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है ना, इस तरीके से साइन का फर्क है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू आप लिखना चाहो तो माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी लिख सकते हो, लेकिन अगर मॉड लगा दोगे तो फिर ये आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से लिख सकते हो, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क है ना। तो साइन का फर्क है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो आइए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपने पहले स्टेप में जो मैंने दिखाया आपको कि डेल्टा एच ई जी जो है वो -140 किलो जूल पर मोल है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लिखने की मन है, अगर आप तो चाहें तो लिख सकते हैं, इसको प्लस में बस कर दें 140 किलो जूल पर मोल, ये प्लस में जस्ट हो गया है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हम अप्लाई करते हैं। दूसरा स्टेप में क्या था कि O नेगेटिव, देखिए दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, अगेन आइसोलेटेड गैसेस एटम है, ठीक है। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम है तो क्या करेंगे आप, इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करवाएंगे, अगेन आप +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, अब वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 देख रहे हैं, जब ये रिपेल करेगा तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे O2- तो आपने पहुँचा दिया, रिपेल करेगा तो क्या करेंगे, हम एनर्जी देंगे उल्टा। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली ये जो डेटा आया है अपने पास, डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू आई है दैट इज़ ऑफ डेल्टा एच ई जी, तो यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ी है, तो देनी पड़ी है यानी कि प्लस में एनर्जी हमें लग गया है 740 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी मुझे देना पड़ गया भाई इसको ऐड कराने के लिए। सोच लो, पहली बार में एनर्जी रिलीज हुई थी -140 किलो जूल पर मोल, मतलब एनर्जी यहाँ से निकला था, है ना। इसमें तो हम मुझे ही देना पड़ गया एनर्जी भाई, वो भी 740 किलो जूल पर मोल देना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंटल है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो फाइनली क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला कि O नेगेटिव से O नेगेटिव तो कट गया, बट यहाँ पे O गैसियस एटम से डायरेक्टली जब हम बात करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद ये पहुँच जाता है O2 नेगेटिव गैसियस एटम में। तो फाइनली डेल्टा एच ई जी की वैल्यू अगर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू अगर देखते हैं तो पॉजिटिव में आता है 600 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये क्या बतलाता है, पॉजिटिव में आने का मतलब ये बताता है कि प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। तो मैंने जो कहा था आपको कि ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, तो सही कहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अब आप यहाँ के बाद अलर्ट हो जाइए कि अब मैं बार बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं लिखूंगा, मैं डेल्टा एच ई जी के फॉर्म में सब चीज़ डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप भूल जाइए कि मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि बार बार अगर टर्म यूज़ करूँगा तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसीलिए आपको जस्ट बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के क्या फ़र्क है, ये बताने के लिए आपको मैंने इतना बताया है, ठीक है। अब मैं बार बार इसको नहीं बोलने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि किस तरह के फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं इसको, ये चीज़ देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो हेडिंग होने वाला है आपका, दैट इज़ ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है,
इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 साइज ऑफ एटम की बात करोगे। पहले हम जानते हैं, शुरू से बताते आए कि सबसे पहले साइज ऑफ एटम की बात कीजिए, और हमें पता है एटम से सबका दुश्मनी है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि जैसे जैसे एटम बढ़ेगा, आप सोचिए एटम का साइज़ अगर मान लीजिए बढ़ता चला जा रहा है, ये एटम था, फिर ये एटम हो गया, फिर ये एटम हो गया, और बड़ा एटम हो गया। तो सोचिए न्यूक्लियस जितना करीब होगा, ये इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस यहाँ है, तो जल्दी से खींचेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो दूरी बढ़ गई ना, और ये देखो और दूरी बढ़ गई, यहाँ से और दूरी बढ़ गई। कहने का मतलब है जब दूरी बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को जल्दी से, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर खींच नहीं पाएगा जल्दी से, तो यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता चला जाएगा। यानी कि सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज होगा। क्यों, हमने तो बता दिया आपको, क्योंकि साइज अगर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस खींचने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस ही तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती चली जा रही है लगातार, जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं दूरी बढ़ रही है, यानी कि साइज बढ़ रहा है तो दूरी बढ़ जा रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा, गेन करने की कैपेसिटी जो है वो घट जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आप रीज़न दे सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है अपना, दैट इज जेड इफेक्टिव, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन सिंपल सा होता है, अट्रैक्शन किसका, न्यूक्लियस का, किस पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। तो यानी कि जेड इफेक्टिव से अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव का काम है अट्रैक्शन करना, और अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो वही है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना यानी कि अट्रैक्ट करना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी अगर बात करें तो आप खुद सोचो, जो मान लो स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके स्टेबल है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, आप मेरे को बता दो। इलेक्ट्रॉन गेन कोई क्यों करता है भैया, स्टेबल होने के लिए, और कोई अगर पहले से स्टेबल है तो वो नहीं करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट इंटरेस्टेड टू टेक अप इलेक्ट्रॉन बिकॉज they will lose their stable configuration, that's why their electron affinity value is nearly zero or you can say negative, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को सिंपली बता दिया मैंने आपको। जैसे मान लीजिए कि मतलब कहने का मतलब है कि अगर हाफ फिल्ड रहेगा, जैसे मान लीजिए ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 क्या है, एक फुल फिल्ड है, S2 कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको पता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्रुप 12 की, यानी कि डी ब्लॉक का ग्रुप 12, तो उसका भी आप देखेंगे कि N-1 का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो D10 होता है, पूरी तरीके से फुल होता है, और NS2 पूरी तरीके से फुल है। उसी तरीके से ग्रुप 15 का अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 15 वाला भी क्या होता है कि NS2 और NP3 ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। NP3 का मतलब क्या, हाफ फिल्ड हो जाएगा। और ग्रुप 18 की बात करेंगे तो ये तो P6 होता है भैया, लास्ट में NP6 हो जाता है, NS2 NP6 हो जाता है। तो यानी कि ये सब जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैं, ये अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता होगी वो लगभग ज़ीरो होगी। तो या तो हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली ज़ीरो होगी, और वी कैन से कि नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी कभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कुछ इस तरीके से बताते हैं। सो दिस वर द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि बहुत आसान थे और समहाउ हर जगह सेम ही रहता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। वो बड़ा मतलब नॉर्मल तरीके से चलता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होती नहीं है। सभी जगह फैक्टर अफेक्टिंग हम लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह पे एक ही जैसे कहते हैं। आप और भी चाहें तो लिख सकते हैं, कभी कभी कोई लिखवाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, शील्डिंग इफेक्ट, उससे भी वो फैक्टर अफेक्टिंग करने में हेल्प बताते हैं। लेकिन आप जेड इफेक्टिव अगर बता पा रहे हो तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग भी बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ ट्रेंड्स की, पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं। आखिर लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होता है।
टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, तो उस ट्रेंड्स की हम बात करेंगे। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, है ना, इन अ पीरियड, जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अलॉन्ग द पीरियड, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ये कितनी बार बता चुका हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि लेफ़्ट टू राइट जाते समय जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि साइज़ घटेगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है साइज़ घटेगा, और मुझे पता भी है लेफ़्ट टू राइट जाने से साइज़ घटता ही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो दुश्मन है भाई साइज़ का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, सब तो दुश्मन है एटॉमिक साइज़ का। तो उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है इन जनरल। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड की, दैट इज़ टॉप टू बॉटम। जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे तो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाता है क्या, इसको कहते हैं ग्रुप। टॉप टू बॉटम को ही क्या कहते हैं, ग्रुप। तो अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जेड इफेक्टिव का कोई रोल नहीं होगा वहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये जेड इफेक्टिव तो सेम रहता है भैया टॉप टू बॉटम जाने समय। तो हम बात करते हैं अगेन साइज़ की। तो साइज़ क्या होता है आपको पता ही है, टॉप टू बॉटम में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और आपको पता है कि अगर साइज़ अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो दुश्मन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। मतलब उल्टा, अगर साइज़ यहाँ डिक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ कर रहा है। अपोजिट होगा, भले कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल केसेस में यहाँ पे इसी तरीके से चलते हैं। तो ये था ट्रेंड्स कि लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम ये क्या करता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे ये मूव करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इनका काम चलता है। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पीरियड की अगर हम बात करें, मान लो कि पहले पीरियड में आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी या हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो क्या बोलोगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, गेन वही करेगा जो अनस्टेबल है ना। तो ये 1s1 है और ये 1s2 है। चूंकि ये स्टेबल है तो भैया स्टेबल है ऑलरेडी, क्यों छेड़ रहे हो इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा, वो बोलेगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करूँ, मैं तो पहले से स्टेबल है। लोग इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन करते हैं, स्टेबिलिटी को पाने के लिए, मैं तो पहले से स्टेबल हूँ, मैं क्यों करूँगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगी हीलियम की, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन की, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट पीरियड की बात हो गई। हम आइए सेकेंड पीरियड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पीरियड में थोड़ा देखेंगे और थर्ड पीरियड वेरी इंटरेस्टिंग है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, पहले तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एटलीस्ट आप आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को तो ज़रूर लिख लें। तो यहाँ पे आप 2s1 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 2p1 होता है, यहाँ पे 2p2 हो जाएगा, 2p3 होता है, 2p4, 2p5 एंड लास्टली 2p6। मैंने बताया है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उतना कम उसकी इच्छा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो आप अंडरलाइन करिए पहले कि कौन कौन स्टेबल हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि भैया ये तो फुलफिल्ड है, ये भी स्टेबल है, और हाफ फिल्ड वाला भी स्टेबल है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए इस तरीके से। और ये तो भयंकर वाला स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही है, आपको पता है, राइट। पहले भी हम करते आए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी ये चीज़ हम करते थे। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली 0 होगी। सबसे 0 कब होगा, सबसे कम हो किसका होगा बोलो, सबसे कम तो नियॉन का होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, नियॉन। तो सबसे कम हो जाएगा बेटा आपका नियॉन। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, बेरिलियम में और नाइट्रोजन में। तो हम देखेंगे कि बेरिलियम तो हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड होने के कारण ये क्यों चाहे, बेरिलियम तो फुल फिल्ड है ना, ये फुल फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है ये वाला। तो यहाँ पे बेरिलियम जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का क्षमता बहुत कम होगा, और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे बेरिलियम आ जाएगा, सेकेंड लास्ट पे कह सकते हैं हम एक तरीके से।
और थोड़ा सा ज़्यादा होता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन अब थर्ड नंबर पे यहाँ पे आ गया। मतलब तीनों जो कम वाले जो थे, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपको नियॉन वाला, और फिर इस लाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेरिलियम, एंड देन सबसे फिर थर्ड नंबर पे स्टेबल है ये। तो इन सभी को इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता बहुत कम होगी। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, एक शिकायत है, किसको बताता हूँ। बेरिलियम, लिथियम और बोरोन में यहाँ पे क्या है कि लिथियम का जो है वो 2s1 है। लिथियम कहता है मेरे से कि सर मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। मैंने बोला क्या करोगे भाई? बोला सर आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे ना, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी दूंगा, क्योंकि गेन करने का इच्छा मेरे में बहुत है। मैंने पूछा क्यों तुम्हें गेन करने का इच्छा बहुत ज़्यादा है? क्योंकि सर मैं ना 2s1 में हूँ और मैं 2s2 में पहुँच जाऊँगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में पहुँच जाऊँगा, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, आप अगर मुझे दे दोगे एक इलेक्ट्रॉन तो मैं ना बोरोन भैया से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ज़्यादा एनर्जी दे सकता हूँ बोरोन वाले भैया से। मैंने कहा भाई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो यहाँ पे आप देखो तो कौन आ जाएगा नेक्स्ट कौन आने वाला है? बोरोन। सो बोरोन यहाँ आ जाएगा। फिर कौन आएगा? लिथियम। देख सकते हो एनर्जी उसका ज़्यादा है ना, ज़्यादा एनर्जी देगा एक्चुअली। मैं अभी वैल्यू भी लिख दूंगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। यहाँ पे देखिए तो ये कार्बन हो गया। देन ऑर्डर एज इट इज़ सेम, देख लीजिए एज इट इज़ ऑर्डर इधर से इधर जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, सॉरी इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन जो बॉक्सेस वाले हैं इनको पहले लिख दिया। फिर लिथियम का थोड़ा सा ट्विस्ट था, है ना, तो मैंने उसको लिथियम को यहाँ पे कर दिया। तो बोरोन के बाद आ गया लिथियम, एंड देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, है ना, जैसा फिर ऑर्डर था वैसा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्बन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। तो ये अपना ऑर्डर आ गया सेकेंड पीरियड के लिए। फर्स्ट पीरियड का हो गया, सेकेंड पीरियड का हो गया। मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि कैसे सोचना है। 2 स्टेप में सोचेंगे। सबसे पहले हम अंडरलाइन कर देंगे उन सभी को जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मुझे 3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल था नियॉन वाला, क्योंकि नोबल गैस है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। दूसरे नंबर पे हमने मैग्नीशियम वाले फैमिली, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये वाला स्टेबल है, सेकेंड ग्रुप वाला। एंड देन हाफ फिल्ड स्टेबल होगा, क्योंकि ये दोनों फुलफिल्ड हैं। बेरिलियम का 2s2 है, फुलफिल्ड है, तो ये स्टेबल ज़्यादा है, तो इसी के कारण कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर आप लिख सकते हैं सेकेंड पीरियड के लिए। आइए मैं आपको थर्ड पीरियड में भी बताऊं कि कैसे आखिर थर्ड पीरियड के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड के क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगेगा अगर उस क्वेश्चन को आप बनाओगे तो। ऐसे थर्ड पीरियड के क्वेश्चन बहुत कम लोग डील करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थर्ड पीरियड भी, क्योंकि खुदा न खास्ता कहाँ क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कोई किसी को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है। तो हमें भी कुछ नहीं पता, तो हम रिस्क क्यों लें। लिख देते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। हम करने वाले वही मेथड हैं, जो मेथड पिछले टाइम अप्लाई किया था वही मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ में। अगेन आप यहाँ पे घेर लीजिए 3 लोगों को, है ना, जो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उनको घेर लीजिए। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 3s1, ये आ जाएगा 3s2, ये आ जाएगा 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5 एंड फाइनली 3p6। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंड नंबर पे स्टेबल हमारा ये होता है। इस बार जो है ना स्टेबल तो है, फॉस्फोरस स्टेबल तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टेबल नहीं है, बट साइज बढ़ने के साथ साथ में वहाँ पे साइज छोटा था, नाइट्रोजन का साइज छोटा था, यहाँ साइज थोड़ा सा बढ़ गया। साइज बढ़ने के कारण ये अपने नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो करेगा इस बार, है ना, नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो करेगा, बोलेगा भाई मैं तो नहीं आ रहा आप लोग के साथ में इस बार। तो इस बार आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिल जाता है, एक तो फॉस्फोरस के केस में, और ये कहानी जो हम कह रहे थे वो भी कहानी यहाँ पे नहीं हो पाता, तो नॉर्मल ट्रेंड्स को फॉलो करेगा।
सो नॉर्मल ट्रेंड्स कैसे फॉलो करेगा आइए देखते हैं। तो आर्गोन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हो गई। फिर कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। उसके बाद एज इट इज़, देखो दो ही चीज़ आए, उसके बाद एज इट इज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार क्या होता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। तो इंक्रीज करा दीजिए, है ना, लगातार इंक्रीज करेगा तो कौन हो जाएगा, पहले सोडियम आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर कौन आएगा, फास्फोरस आ जाएगा, देन कौन आएगा, सिलिकॉन आएगा, देन कौन आएगा, सल्फर आएगा, देन कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। मैं आपको देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तो ऐसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, विथ प्रैक्टिस करके आपको रखना पड़ेगा, बट मैं वैल्यू दे देता हूँ सो दैट आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। कहीं पे अगर कुछ रहा टेंशन तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये 67 यहाँ पे आप एनर्जी के फॉर्म में आप दे सकते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करा सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पे 67, यहाँ पे आ जाएगा आपको -21, है ना, इसी तरीके से -26 एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ पे, -60, फिर -135, -200, है ना, और -348। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता देखो, जैसे जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज़ी से गेन करके एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू इवन यहाँ पे नियरली 0 हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू। तो इस तरीके से वैल्यू आप चाहें तो दिमाग में, मतलब वैल्यू आपको कभी भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है ना, बस आपके हेल्प के लिए मैंने लिख दिया कि आपको वैल्यू समझ में आ जाए कि इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक्चुअल में, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वन वाला लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं वो प्रीवियस वन, कि इसका यहाँ पे था जैसे 99 पॉजिटिव में, यहाँ पे 66, यहाँ पे 31, ये सभी पॉजिटिव वैल्यू आ रहे थे। यहाँ पे आ रहा था -15, ठीक है, -57, -121। सारे एनर्जी का यूनिट आपको पता है, ठीक है। तो ये -333। तो ये है ना, जेडेली बुक से आपको ये रेफरेंस मैंने दिया है, जो कि बहुत ही इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। तो आप इसमें टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ये सारे के सारे यही ऑर्डर होंगे और इसी ऑर्डर को आप प्रैक्टिस करें इत्मीनान होकर के, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लिए जाएं ताकि आसान हो जाए हमारा जर्नी। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस में कौन से आएंगे, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इन सभी के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है आपको पता है कि अभी मैंने सारे ऑर्डर बता रखे हैं, तो आप इजीली बता पाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जाता है 2s2, ये क्या हो जाता है 2p3, ये क्या हो जाता है 2p4, एंड ये क्या हो जाता है 2p5। तो बस सिंपली क्या कर देंगे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन हो जाएगा, फ्लोरीन की। उसके बाद बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन की, देन कार्बन की, और चूंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का यहाँ पे, तो ये सबसे कम यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता नाइट्रोजन में सबसे कम होगा इन चारों में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। क्वेश्चन 2 आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं दे देता हूँ नियॉन, बेरिलियम, लिथियम एंड देन नाइट्रोजन। तो आप क्या करेंगे, इन सभी में ऑर्डर फिर से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। ये P6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2p6 है, और यहाँ पे आप बोलेंगे 2s1 है, ये 2p3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, नियॉन। तो नियॉन को आप लिख दीजिए सबसे कम एनर्जी में। फिर बेरिलियम मैंने बता रखा है, ये ऑर्डर तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे अब, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्डर हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन अब आएगा तो बड़े ईजी तरीके से आप टैकल करोगे क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सल्फ़र हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गोन एंड फॉस्फोरस। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करेंगे, अगेन मैंने ऑर्डर बता रखा है, करना क्या है। तो सबसे कम आर्गोन हो जाएगा, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए हाफ फिल्ड फॉस्फोरस है, इसीलिए इसका भी थोड़ा सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। देन सल्फ़र एंड देन क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे भी पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। इंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। मैं एक्सेप्शनल केस में आपको बताऊंगा ले जा करके, बट फिलहाल अभी यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। ये 3rd क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ऐसा दे दिया गया। तब क्या करेंगे,
तो आपको तो अरेंज करना पड़ेगा पहले पहले नाइट्रोजन यहाँ लिखिए, फिर फॉस्फोरस, फिर यहाँ ऑक्सीजन लिखिए, फिर सल्फर। आपको पता है कि ये हाफ फील्ड वाले हैं सारे, ये दोनों के दोनों कम होंगे, लेकिन नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है बोलो, यहाँ पे नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ डिक्रीज तो करता है, बट आपको पता है यहाँ पे कि इस तरीके से इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखोगे अगर, है ना, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बता दो, हमने एक एक्सेप्शनल केसेस आपको आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, एक्सेप्शनल केस जहाँ पे थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो यानी कि इन दोनों में ये दोनों ज़्यादा है, और चूंकि ये एक्चुअल में P3 कॉन्फ़िगरेशन है इन सभी का, तो ये हाफ फील्ड है, और ये P4 है, तो ये कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो पहले तो आ जाएगा कौन, सल्फर सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को लिख दीजिए, फॉस्फोरस हो जाएगा एंड देन नाइट्रोजन हो जाएगा। ये वाला मैं एक्सेप्शनल केस आपको बताऊंगा, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो सेकेंड पीरियड से ज़्यादा हो जाती, क्यों हो जाती है, ये लॉजिक भी मैं आपको एक्सेप्शनल केसेस जब मैं बताऊंगा तो आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ थे तो मैंने करा दिए, इसीलिए तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी जैसे ही आएगा वो केस, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कभी कभी, कैसा रहता है क्वेश्चन देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि इफ़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मान लीजिए इफ़ आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ऑफ Na वो दे रखा है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना। सो पूछा गया है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na प्लस वुड बी क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन कर इस तरीके से लूज़ करता है ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या, लूज़ करना, तो लूज़ करता है तो ये Na प्लस में पहुँच जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे मिला। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी देना पड़ता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी है, तो प्लस को अगर फिर से एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करवाओगे ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे ना, तो ये जब सोडियम में पहुँचेगा तो एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल था तो पॉजिटिव में वैल्यू था, लेकिन इस बार जो यहाँ पे जो न्यूट्रल में आया तो ये वाला वैल्यू जो होगा वो -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। नेगेटिव में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है उसमें एनर्जी हमें देना पड़ता है सिस्टम को, तब इलेक्ट्रॉन निकलता है एक, ठीक है। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, आपको बताया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज होने को एक्सोथर्मिक बताते हैं, तो ये यहाँ पे रिलीज हो रहा है इसीलिए माइनस में लिखा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और भी ढेर क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अमंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। ऑप्शन 1 फ्लोरीन, दूसरा Na प्लस, तीसरा O माइनस, फोर्थ वन N। कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बोला गया है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले की होगी। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इच्छा बहुत ज़्यादा है, Z इफेक्टिव है ना, Z इफेक्टिव है, तो यहाँ पे Na प्लस से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके और जल्दी से Na प्लस जाना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज है, भूखा है, ये न्यूट्रल है, उसको उतना टेंशन नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा ही है इसके पास, तो इसको टेंशन तो उतना है नहीं। ये भी न्यूट्रल है तो उतना ज़्यादा टेंशन है नहीं, लेकिन ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसकी Z इफेक्टिव बढ़ चुकी है और ये मांगेगा कि जल्दी से मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और हर कोई न्यूट्रल आने की कोशिश करता है जल्दी जल्दी, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल आने की कोशिश करेगा, मतलब Na प्लस न्यूट्रल आने की कोशिश करेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे Na प्लस की होगी।
तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर हम इन टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। और भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, कैसे, आइए उसको देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन होगा। वो क्या होगा समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज -325 और -349, ठीक है, किलो जूल पर मोल में एनर्जी दे रखा है, किलो जूल पर मोल में एनर्जी दे रखा है। तो यहाँ पे चूंकि ये दिया था क्या भैया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखा था इन दोनों के लिए। आपसे पूछा जाएगा बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ F- एंड Cl-, ऐसा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपका कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन इतना गिवन है कि फ्लोरीन के लिए ये वाला है, राइट, और क्लोरीन के लिए ये वाला रेस्पेक्टिवली किलो जूल पर मोल में, तो बताइए कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा। तो बस वही लॉजिक लगा देना, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है, मतलब क्या है कि जस्ट वैल्यू को अपोजिट करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो यहाँ पे 325 है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको इसके लिए, फ्लोरीन के लिए यहाँ पे आप बोलोगे 325 हो जाएगा, सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा। और इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा 349, तो ये आंसर हो जाएगा। आप सोच लीजिए, आराम से सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किलो जूल पर मोल में इसकी आंसर आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया है, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में जितना एनर्जी लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उतना एनर्जी रिलीज किया ये, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में अब उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसको निकालने के लिए भी उतनी ही एनर्जी देना पड़ेगा, बट इस बार देना पड़ेगा तो पॉजिटिव में लिखोगे ना, फिर यहाँ पे भी एनर्जी देना पड़ेगा तो पॉजिटिव में लिखोगे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिख दिया है, तो हो गया आंसर, और क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज़रूर दिमाग में इस चीज़ को रखें, थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसको एक्सेप्शनल केसेस को देखेंगे, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिस्कशन करना अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इस लेक्चर में होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाहा है इसमें मैंने। सो थैंक यू एवरीवन।